हेलो दोस्तों, आप सबका लक्ष्य अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अपने नियमित अध्यापन से अलग एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, जिसके संबंध में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा मोदी सरकार की 2020 की नई शिक्षा नीति। इस नीति पे हम समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे हम समझने के समय पर दो बिंदुओं को ध्यान में रख के हम समझेंगे। पहला ये कि यह आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, किन किन परीक्षाओं में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और प्रश्न कैसे बनेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, इस नीति को समझेंगे। इस नीति से हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में जो विद्यार्थी अभी अध्यापन को शुरू करने वाले हैं, या ये कहें कि बच्चा अभी बिल्कुल प्राइमरी स्तर का है, हमारे घर का कोई सदस्य होगा या कोई उच्च शिक्षा में हमारे घर का सदस्य होगा, सबके घर में होते हैं, तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें अपनी रणनीति किस आधार पर बनाना चाहिए और कैसे इस नीति से हम अपने आप को उसके अनुसार बना सकें। दो चीज़ों के लिए हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला हमने समझेंगे तो अपने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कहाँ से प्रश्न बनेंगे। दूसरा, यह नीति हमारे शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, जिससे हमारा जीवन में अध्ययन या शिक्षा का महत्व किस प्रकार से परिवर्तित होगा, उससे हमें अपने आप को उस रूप में ढालना होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले समझ लें कि शिक्षा नीति का पृष्ठभूमि समझते हैं। पृष्ठभूमि इसकी कहाँ से रही और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, इस बात पे हम विशेष ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 के कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। अर्थात ये समझें कि ये 29 जुलाई से नीति कैबिनेट ने पास कर दिया और हमारे शिक्षा पद्धति का हिस्सा बन गया, जो शिक्षा पद्धति नई रूप से होगी। ठीक, तो प्रतियोगी परीक्षा में पहला प्रश्न पूछेगा कि नई शिक्षा नीति कब पास की गई। तो पहला प्रश्न, इसका उत्तर होगा 29 जुलाई 2020। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा दोस्तों कि कोई भी जब नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसी बनती हैं, तो उसके पीछे एक समिति बनती है, एक समिति रिपोर्ट बनाती है। समिति जांच पड़ताल करती है, कुछ समितियों में जनता से राय भी लिया जाता है। समिति एक ग्राउंड लेवल पे जाती है और लोगों के भिन्न भिन्न तरह के राय को लेती है और अपना राय, एक्सपर्ट की राय, सबका समावेश करके नीति को लाया जाता है, जिससे कैबिनेट के पटल पर रखा जाता है। तो इस नीति को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए या इस समिति के अध्यक्ष रहे, दोस्तों इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन थे। उनकी अध्यक्षता में इस समिति को मूर्त रूप दिया गया। तो इसका ये दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस समिति के अनुशंसा पर नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। इसका दूसरा आंसर होगा के कस्तूरीरंगन। इनका पूर्व का कार्यकाल या भारत के में उसका योगदान इसरो के रूप में रहा। इसरो में इन्होंने लंबे समय तक चेयरमैन के रूप में काम किया, अध्यक्षता के रूप में काम किए, इस नीति को लाए। अब दोस्तों, इसके बात करेंगे कि शिक्षा नीति कितने समय बाद प्रवृत्ति करी। दोस्तों, इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति बनी थी, जिसमें हम सब ने अध्ययन किया है।
जो हमारे पढ़ने का तरीका रहा, जिस तरह हम पढ़े हैं, वो 1986 की शिक्षा नीति है, उसी कतार पर अब तक शिक्षाएं चल रही थी। थोड़ा सा बीच में कहें तो 1992 में कुछ संशोधन किया गया था, परंतु इस नीति की पृष्ठभूमि 1986 की ही थी। अर्थात हम ये कहें कि हमारी जो शिक्षा नीति अब तक चल रही थी वो 1986 की पृष्ठभूमि ही था, तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। 1992 में संशोधन किया गया था थोड़ा बहुत। तो अगर 1986 से 2020 तक पहुँचते हैं तो लगभग 34 साल का एक लंबा समय अंतराल भी था। तो 1986 से 2020 में आते आते 34 साल का समय बीत गया। मतलब 34 साल के बाद हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में एक बड़ा उलटफेर हुआ और एक बड़ा बदलाव हुआ जो हमारे शिक्षा जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक, तो दो क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा कि पूर्व शिक्षा नीति कब से कब तक या कब से चल रही थी? 1986। 1992 में थोड़ा बदलाव किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इस शिक्षा नीति में क्या क्या मुख्य बदलाव हुआ इस समझते हैं। इसे हम अब तक तो समझ रखे था, समझ लिए कि इसका पृष्ठभूमि समझ लिए। दोस्तों अगला बिंदु यह आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मातृभाषा को बढ़ावा। दोस्तों समिति ने बहुत सारे विचारों को लिया, लोगों से सुना और एक्सपर्ट की राय रही, समिति की स्वयं की राय रही, जो सबका समावेश लेके ये निकाला गया कि प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अगर कहें तो 5वीं तक की शिक्षा को मातृभाषा में अनिवार्य रूप से कर दिया गया, या मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, मातृभाषा पर जोर दिया गया। मातृभाषा दोस्तों का तात्पर्य है कि जो बच्चा जिस भाषा में अपने मम्मी से बात करता है, अपने माँ से बात करता है, यही मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा सीधे से डायरेक्ट इसका शाब्दिक अर्थ लें तो माँ की भाषा ही मातृभाषा है। तो इस समिति का राय ये रहा कि इसको प्राथमिकता देने के पीछे वजह थोड़ा समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा मुझे। इसके पीछे लॉजिक ये रहा कि बच्चा स्कूल में चला जाए, एक उड़िया बोलने वाला भाषा है, बच्चा है, उड़िया भाषी का बच्चा है, उसकी माँ या अभिभावक, माता पिता या जिसका उसका पालन करता है, उनको अंग्रेजी की अच्छी समझ नहीं है, अर्थात उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब उन्होंने आर्थिक स्थिति मौजूद हो गई, उन्हें अच्छी खासी ISC बोर्ड में बच्चे का नाम एडमिशन करा दिया। बच्चा स्कूल में तो इंग्लिश बोलता है, और आधुनिक समय में बहुत सारे स्कूलों में तो ऐसा नियम था कि अगर इंग्लिश को छोड़ के कोई और भाषा का प्रयोग किए तो आर्थिक दंड का ही प्रावधान था, जुर्माना भी वसूला जाता था। तो बच्चा तो इंग्लिश में स्कूल कैंपस के अंदर अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है। जब वो घर आया, अपने अभिभावक के पास आया, तो उसके अभिभावकों की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं रही एजुकेशनल को लेकर, मतलब उनके अंग्रेजी की पकड़ अच्छी नहीं रही। तो उन्होंने अपने घर में घर की भाषा उड़िया का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चा ज़्यादा समय घर में रह रहा है, उड़िया सीख रहा है, और स्कूल में जाते रहते उसमें इंग्लिश सीख रहा है। तो छोटा बच्चा है, प्राइमरी स्तर का है, तो इन दोनों चीज़ों को सामंजस्य नहीं कर पा रहा है, आपसी तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि घर में वो उड़िया से दूर चला जा रहा है और अंग्रेजी को या अंग्रेजी करीब आ भी नहीं पा रहा है। उड़िया से दूर जरूर गया, परंतु अंग्रेजी करीब नहीं आ पाया, ये उसका दुर्भाग्य रहा। क्योंकि उसे घर में उसे माहौल नहीं मिला। तो इन दोनों उलझनों में फंसकर बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाया। हम अपने आसपास के स्तरों पर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे थे कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। वही बच्चे ने अपना नाम कटाया और हिंदी मीडियम के स्कूल में दिखा लिया, वो बच्चा अच्छा करने लगे। तो हम इस पे समझने का प्रयास किया आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो हमारा रिसर्च यहाँ तक पहुँचा कि जब बच्चा इंग्लिश मीडियम में था तो इंग्लिश जानने के चक्कर में वो गणित नहीं जान पाया,
विज्ञान नहीं जान पाया, सामाजिक विज्ञान नहीं जान पाया और अंग्रेजी भी नहीं जान पाया, क्योंकि घर में वो हिंदी बोलता है। जब वो हिंदी मीडियम स्कूल में गया तो उसे भाषा सीखने की जो प्रायोरिटी थी या जो उलझने थी वो दूर हो गई। उसे गणित सीखने पर समय लगाया, विज्ञान सीखने में समय लगाया, और जो अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहा था उसे भी वो भली भांति समझ पा रहा था, उसकी भाषा से परिचित हो रहा था, तो अच्छा कर गया। तो इस वजह से इस समिति के रिपोर्ट में रहा और अंततः कैबिनेट ने पास कर दिया कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देना ही पड़ेगा, या बहुत जोर दिया गया। दूसरी बात, उच्च शिक्षा में सभी स्तर पर संस्कृत विषय को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। जो बच्चा चाहे कि हमें संस्कृत से लगाव है, संस्कृत में जानना है, तो अपने अध्ययन के किसी भी स्तर में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, उसे संस्कृत विषय चुनने का अवसर दिया जाएगा। संस्कृत विषय ले सकता है वो एक ऑप्शनल के रूप में, ये चुनाव दिया गया। दूसरी बात, इस संस्कृत को पूरे शिक्षा नीति में बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तीसरा दोस्तों, सांकेतिक भाषा को विकास दिया गया। सिंबल, चित्र को दिखाना, सिंबल को पहचानना, ताकि बच्चा के अंदर समझ विकसित हो। अगर हम उसे कोई चित्र दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इस चित्र का पीछे वजह यह है, तो बच्चा उसे समझने का प्रयास करेगा। मतलब बच्चे को बताने से ज़्यादा दिखाने पर जोर दिया गया। दूसरी बात, उसे हम बोल दें ऐसा ऐसा होता है, इसके जगह पर ऐसा क्यों होता है, इस पे जोर दिया गया। अगर साधारण भाषा में तो कहा जाए दोस्तों, तो रटने की बजाय समझने पर जोर दिया गया। इसलिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया या मानवीकृत किया जाएगा, इसे बढ़ावा दिया जाएगा। ये इसमें भाषा के तौर पर बदलाव रहा। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन कई तरह से उनके साथ बाहरी गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं। कुछ के पास तो आर्थिक, कुछ के पास सामाजिक, कुछ के पास शिक्षा को महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तरह तरह की समस्याओं के कारण बच्चों का स्कूल में दाखिला ही नहीं हो पाता, नामांकन ही नहीं हो पाता, बच्चा पढ़ने से ही दूर रह जाते हैं। तो एक शब्द लाया गया GER, ग्रास इन्वायरमेंटल रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। मतलब इसको हम एक ग्राफ से एक डाटा समझते हैं। ये समझ लिया जाए किसी क्षेत्र विशेष में 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूली शिक्षा लेना चाहिए, तो 100% बच्चे स्कूल में जाएं। इसको GER, सकल ग्रास इन्वायरमेंटल रेशियो, सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ने लायक हैं तो 100 के 100 बच्चे विद्यालय में उनका दाखिला होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, उनसे शिक्षा दूर न रहे। शिक्षा की मुख्य धारा में उन्हें भी जोड़ना है, 100 के 100 बच्चों को 2030 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से हमें जोड़ना है। यह लक्ष्य रख उन्होंने चले हैं। अच्छा दोस्तों, शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया गया। यह योजना है। जो बच्चे पढ़ तो रहे थे पर कुछ कारणों से दूर चले गए, इसके 2 करोड़ बच्चों को दोबारा शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। अगला पॉइंट, शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। शिक्षा के पाठ्यक्रम बदलाव किया गया। जो हमारे पास पहले शिक्षा नीति थी 10+2, 10, 2, 12, इस
को ही पूरा बदल दिए। उसे एक पाठ्यक्रम, स्कूल पाठ्यक्रम को नए सिरे से लाया गया। 5+3+3+4 मतलब 4 चरणों में, 5 3 3 4। ठीक, इसे उन्होंने 4 भागों में बांट कर समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। इसे हम छोटे से पॉइंट समझते हैं। दोस्तों हम जो बता रहे हैं आपकी सुविधा होगी कि इसे नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको एग्ज़ाम के आधार पर। तो जहाँ चीज़ें ना समझ में आई हो हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। परंतु इसे आप नोट जरूर कीजिएगा, तभी आपको यह फ़ायदा दे पाएगा। दोस्तों स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांट दिया गया। तो पहला भाग को नाम के तौर पर देंगे फाउंडेशन स्टेज। यह 5 वर्ष का होगा। इस बच्चे की एज उम्र 3 से 8 वर्ष तक की आकलन किया गया। जिस बच्चे की उम्र 3 से 8 वर्ष तक होगी वह फाउंडेशन स्टेज की शिक्षा लेगा, जिसमें पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी या जो अभी चल रहा है नर्सरी या प्री प्राइमरी, ये शिक्षा होगी। 0 से मतलब 3 4 5 3 वर्ष की शिक्षा होगी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद से 4 5 6। इसके बाद अगले 2 वर्ष विद्यालय में प्रवेश करेगा और 1 और 2 पढ़ेगा। इसमें उसका बेस बनाया जाएगा, फाउंडेशन बनाई जाएगी, उसकी नींव तैयार की जाएगी। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा, इसलिए उसको नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। 5 वर्ष का, बच्चे की उम्र 3 से 8 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा स्टेज आएगा दोस्तों, इसको बोला गया प्रीटेरी स्टेज। इसमें 8 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें शिक्षा 3 से 5 वर्ष तक की दी जाएगी, तीसरी से 5वीं तक की कक्षा में से प्रयोग किया जाएगा। और इसमें फाउंडेशन से बढ़ के थोड़ा सा ऊपर का इसका बुनियाद बनाने का प्रयास करेंगे दूसरे स्टेज में। तीसरा स्टेज होगा दोस्तों मिडिल स्टेज। इसमें 11 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें 6 से 8वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। चौथा स्टेज होगा सेकेंडरी स्टेज। इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसमें 4 साल का एग्जाम होगा, मतलब 9वीं से 12वीं तक। इस परीक्षा में दोस्तों बड़ा उलटफेर किया गया। इस स्तर पे सेमेस्टर पद्धति लागू कर दी गई, मतलब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी, या बोर्ड परीक्षा आसान कर दिया गया। इसमें सेमेस्टर आधार पर होगा। इसमें जो नामांकन का या मूल्यांकन का आधार होगा, मूल्यांकन के आधार स्कूल के भी महत्वता को बढ़ा दिया गया। टीचरों के भी आधार लिए जाएंगे, रिकॉर्ड उनको भी नंबर देने का आधार होगा। दूसरी बात, जो प्रश्न पत्र होगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब बच्चे के समझ पे ज़्यादा जोर दिया गया। और दूसरा भाग होगा व्याख्यात्मक, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक। बच्चा व्याख्या करना भी सीखे और वस्तुनिष्ठ को जांचना सीखे। दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा का बड़ा रोल है कि हमें दिए हुए ऑप्शनों में से चयन करना होता है। हमें घुमा फिरा के लंबी चौड़ी लिखने की आज़ादी नहीं होती, जो है उसी में से हमें समझना होता है। इस आधार पर 2 चीज़ों को समझ बच्चे, इसका मेन उद्देश्य ही है कि रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाए, तभी हम वास्तविक प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो इस आधार पर सेमेस्टर को लागू कर दिया गया। वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी। ठीक, इसमें वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलेटर बच्चे टीचर अपने स्तर पे उसका जांच पड़ताल करेंगे बच्चे का। ठीक, जोड़ दिया जाएगा। ये दोस्तों स्कूली शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब बात करें हम तो इसमें एक चीज़ और सम्मिलित किया गया, RTE, राइट टू एजुकेशन।
को भी बदल दिया गया, अब उसे 12वीं तक लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार 12वीं तक होगा, मतलब पूर्णतः स्कूल शिक्षा में सम्मिलित कर दिया गया। एक और बड़ा बदलाव ये रहा शिक्षा नीति में कि केंद्र के स्तर पर जो पहले मानव विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया, कर दिया गया। मतलब शिक्षा को महत्व देने के लिए मंत्रालय ही बना दिया गया, मानव विकास मंत्रालय को परिवर्तित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री, अब तक हम लोग केंद्र के स्तर पर कैबिनेट में शिक्षा मंत्री नहीं पढ़ते थे, अब शिक्षा मंत्री पढ़ेंगे। यद्यपि दोस्तों शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अगर संविधान की भाषा में जाए तो हम, परंतु गतिरोध की स्थिति में केंद्र ही सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर शिक्षा में अब केंद्र बड़ा उलटफेर कर रहा है, इसका प्रभाव जाहिर सी बात है राज्य पर पड़ेगा। राज्य की बोर्ड शिक्षाएं भी, जो राज्य की बोर्ड होती हैं उनमें भी इसका असर पड़ेगा, उसे भी अब नई संस्था बनाना पड़ेगी और आपसी तालमेल से काम करना पड़ेगा। ये रहा महत्वपूर्ण बदलाव स्कूली स्तर पर। अब तो थोड़ी सी हम उस शिक्षा में परिवर्तन को देखते हैं, समझते हैं। उस शिक्षा में परिवर्तन है कि बीएड कोर्स को दोस्तों, बीएड कोर्स में बहुत बदलाव किया गया। पहला कि 12वीं के बाद जो बच्चा अध्यापक के क्षेत्र में जाना चाहे, टीचर बनना चाहे, उसे डायरेक्ट अवसर दिया जाएगा। मतलब 12वीं पास करें, डायरेक्ट वो बीएड कोर्स में लें। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जिसमें उसे बीएड प्लस स्नातक की शिक्षा दी जाएगी। अगर हम समझें तो बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड का प्रावधान किया गया। 4 वर्षों को 2 डिग्रियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद आप क्लियर कीजिए और डायरेक्ट आइए, आप टीचर के स्कूल में जाइए बैचलर स्तर पर। अगर आप स्नातक करते हैं फिर बीएड करना चाहेंगे तो 2 वर्ष का बीएड होगा। 3 वर्ष ऐसे, 2 वर्ष से 5 वर्ष हो गया, 1 वर्ष का नुकसान हो रहा है। जबकि आप पहले स्नातक कर लें, पीजी कर लें, फिर बीएड करना चाहें तो 1 वर्ष का बीएड दिया गया, 1 वर्षीय बीएड का प्रावधान किया गया। ये बीएड में बदलाव किया गया। एमफिल दोस्तों, एमफिल को समाप्त कर दिया गया, एमफिल कोर्स ही समाप्त कर दिया गया। अब पीजी के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। होता अब भी था, इसे और महत्वपूर्ण देते हुए एमफिल कोर्स को समाप्त करने का कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। अब इस बात से बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करने पर बल देगा। मतलब 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए एक अलग से ढांचा बनाया जाएगा जो उस पर देखरेख करेगा। 2025 तक तीसरी कक्षा की विद्यालयों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। मतलब विशेष अभियान ये कह सकते हैं, अभियान के तहत उसमें दिया जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और आ रहा है, स्कूलें तो बन जाएंगी, पढ़ाई तो होगी, परंतु अध्यापक भी चाहिए, तो उसमें थोड़ा बदलाव किया है। इस नीति में कही गई है कि प्रभावकारी शिक्षक और स्कूल प्रशासन पर भी जोर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और आ रही है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है, परंतु ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इसमें चीज़ होगी कि अध्यापकों के भर्ती में साक्षात्कार को लगभग समाप्ति को ले जाया गया है। इसके पीछे वजह यह बताया जा रहा है कि अगर साक्षात्कार होता है तो ना चाह के भी भाई भतीजावाद हो ही जाता है। इस आधार पर साक्षात्कार को ही समाप्त करने के पे जोर दिया जाएगा। परंतु अभी ये क्लियर इसमें दो पे मत मानिएगा, एक संभावना संभावित है, ऐसे इसका मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला, छोड़ कर रखे हैं। अब उसको चलते हैं उच्चतर शिक्षा में चलते हैं। उच्च शिक्षा में दोस्तों यूजी कोर्स 4 वर्ष का रख दिए हैं।
यूजी कोर्स 4 वर्ष का रख दिए हैं, जिसमें कि जिसमें 4 वर्ष का रख दिए हैं, परंतु इसमें कुछ लक्ष्य भी रखा गया है। 2018 में दोस्तों उच्च शिक्षा में लगभग 26.3% तक GER रहता है। अगर 100 बच्चे को शिक्षा लेना चाहिए तो 26.3% ही बच्चे उस शिक्षा का प्राप्त करते हैं, बाकी छूट जाते हैं। तो इसे इन्होंने 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसा माना गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा लेने के बाद नौकरियां मिल जाती हैं या और किसी बिजनेस व्यापार में लग जाते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। इसीलिए कुल को न लेके 50% का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि और भी नौकरियां होती हैं जो 12वीं स्तर पर निकलती हैं, उन्हें भी पाने के वो पात्र हो जाएंगे, तो नौकरी पर चले जाते हैं। तो समय का बर्बाद ना करें, इसलिए 50% का लक्ष्य रखा गया। और दोस्तों उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें बनाने की योजना उन्होंने बना रहे हैं। ठीक, एक आएगा कि उस शिक्षा में भर्ती दाखिला के लिए केंद्र एक परीक्षा आयोजन कराएगा। उस परीक्षा के आधार पर आप किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पात्र होंगे और महाविद्यालय अपने स्तर पर भी कराएंगे, परंतु वह परीक्षा आपके पात्रता का महत्वपूर्ण योग अदा करेगा। एक चीज़ दोस्तों और बता दें आपको, यह शिक्षा नीति लॉ और मेडिकल के लिए नहीं है, उसका पाठ्यक्रम अभी नहीं, वो अलग ही है। लॉ और मेडिकल इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों यूजी कोर्स 4 वर्ष का बना दिया गया है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं, उनकी जो 1 साल की पढ़ाई होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसे दूर करने के लिए उन्होंने लाए हैं कि जो बच्चा 1 वर्ष पढ़ के पढ़ाई छोड़ेगा उसे सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जो 2 वर्ष का शिक्षा ग्रहण करे उस शिक्षा में, उसे डिप्लोमा दे दी जाएगी। जो 3 वर्ष की शिक्षा पढ़ेगा उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। जो 4 वर्ष की यूजी कोर्स करे उसे 3 वर्ष की बैचलर डिग्री, 1 वर्ष शोध में, मतलब जो शोध की फील्ड में जाना चाहे या उस शिक्षा और करना चाहे वो 4 वर्ष की डिग्री से करनी पड़ेगी। जो इसे कोई यूपीएससी देना चाहे, एसएससी देना चाहे, वो उस शिक्षा नहीं लेना चाहता है, वो 3 वर्ष की डिग्री करे और फ्री हो जाए, उसे आगे जॉब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों महाविद्यालयों की संबद्धता अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और महाविद्यालयों को स्वायत्तता की जाएगी, जैसे कि ऑटोनोमस के संबंध में उनके करने का उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा कि ऑटोनोमस कैसे बने, कैसे हो, उनको अलग से पावर देने दिया जाएगा, अपने घर पर काम करेगा। अर्थात जो भी महाविद्यालय काम कर रही हैं उसे 15 वर्षों में उसको समीक्षा की जाएगी कि ये जिस विश्वविद्यालय से इसका टच है या लिंक है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर, समाप्त कर जाएगा। उसे दोबारा मान्यता लेना पड़ेगा या उसे अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसे अलग से स्वायत्तता दी जाएगी, अपना स्वयं का विश्वविद्यालय बना लो, ये काम किया जाएगा। शोध पे भी बढ़ावा देने के लिए इसमें शिक्षा नीति में प्रयास किया गया। शोध में बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो शोध के संबंध में काम करें, उसे ध्यान दें। अभी वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी आया तो पूरी शिक्षा पद्धति, पूरा शिक्षा ही बंद हो गया, ठप हो गया है। तो इस समिति का एक सलाह रहा कि खुदा न खास्ता भविष्य में ऐसी स्थितियां बने तो उससे, इस आपदा से निपटने के लिए ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके आधार पर भी शिक्षा ग्रहण हो सके बच्चों को, ताकि कुछ बढ़ाव ऐसी महामारी से पूर्णतः बंद ना हो। जैसे कभी पूरा अगस्त चलने आ गया, अगस्त बीतने को लग रहा है और स्कूल पूरी बंद है, पूरे अगस्त नहीं खुलेंगी, कॉलेज पूरे बंद हैं, तो पूरे पर शिक्षा प्रभावित हुआ। ऐसी आपदा से निपटा जा सके। और दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब ये समझ लिया गया कि सबको सम्मिलित किया गया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और रहा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था,
कि जीडीपी, शिक्षा पे अब तक जीडीपी में 4.43% का खर्च होता है। सरकार ने बता रही है कि अगले बजट से हम 6% का खर्च करने का लक्ष्य रखेंगे शिक्षा पे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि अगर कोई भी संस्थान चलाना है, कोई भी चलाना है तो पैसे को जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा पे कितना बजट होगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। ये चीज़ें रही शिक्षा के नीति में, अगर जो जो बदलाव किया गया ये रही। अब इसे अगर हम समीक्षा के रूप में देखें तो हम इस पर ये निकाल सकते हैं कि पहली बात कि ठीक है, हम मानते हैं कि इसका अगर समीक्षा करें तो हमारी नीति बहुत अच्छी है, नो डाउट। इस पर जोर दिया गया, समझ पे जोर दिया गया, रटने के चीज़ों को हटाया गया। तीसरे सबसे बड़ा इसमें जो बीच में दीवार बन के आएगा, गुणवत्ता। हम बना दीजिए चीज़ों को, इसमें गुणवत्ता पे कितना ध्यान दे रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कितने समय से हो रही है, पर्याप्त मात्रा में शिक्षकें हैं कि नहीं हैं, शिक्षकें क्या टेट पास करके आए हैं या ऐसी भर्ती कर ली गई है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, अच्छे विद्यार्थी क्या शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन यापन करना चाहेंगे, इसके पीछे वजह है कि शिक्षकों की पेमेंट कितनी निर्धारित करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तब तो अच्छे विद्यार्थी आएंगे। नहीं तो किसी विद्यालय में जाकर पूछिए कि आपको क्या बनना चाहोगे आगे चल के, तो अच्छे बच्चे नहीं बोलते हैं शिक्षक बनेंगे। इसके पीछे वजह है कि एक बड़ी पेमेंट नहीं मिलती, सुविधाएं कम हैं, इस पर ध्यान देनी पड़ेगी, इस पर कितना काम करते हो। दूसरी बात, सुविधाएं, शिक्षा को प्राथमिक विषय मानना चाहिए, केंद्र को भी राज्य को भी, दोनों अपने प्राथमिक विषय माने तब काम करें। मेरा मानना दोस्तों है कि जब तक शिक्षा को हम प्राथमिक नहीं मानेंगे तब तक हम चीज़ें तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस शिक्षा नीति में बदलाव तो किए हैं, कितना इसे प्राथमिक विषय मान के काम करते हैं, ये जोर देना पड़ेगा। दूसरी बात, सारी चीज़ें तो योजना बहुत अच्छी हैं, परंतु इसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, ज़मीनी स्तर पर इसे कितना हम पहुंचा पाते हैं। इसमें भाई भतीजावाद, करप्शन जो सबसे बड़ा समस्या है, इससे हम कितना उबर पाते हैं, इस योजना को हम कितना से लागू कर पाते हैं। तीसरी बात महत्वपूर्ण रहा कि ये जो बजट है, बजट 6% कमी से और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लेगा तो और कहीं से कमा लेगा, उसे पढ़ाने में ज़्यादा खर्च करना चाहिए। हमें भी खर्च करना चाहिए, हमें भी जो अभिभावक हैं अपने, ये मांग चलें अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षा पर 10 से 12% खर्च करना चाहिए, जो उसका वार्षिक आय, जो उसकी जीडीपी बनती हो। अगर हम 10 से 12% अपने जीडीपी का खर्च करते हैं शिक्षा पर, तो सरकार को भी 10 से 12% शिक्षा के पे खर्च करना चाहिए जीडीपी का। अगर हम 100 रुपये इसको हम ऐसे समझें कि हम 100 रुपये कमाते हैं तो अपने बच्चों की शिक्षा पर 12 रुपये खर्च करें औसतन। अगर हम इतना करते हैं, इतना होता भी है, तो सरकार को भी चाहिए कि अपने टोटल इनकम का लगभग 12%, 10% करे शिक्षा पे खर्च करे, तो चीज़ें थोड़ा सुधर पाएंगे। ये दोस्तों उसका समीक्षात्मक रहा। बाकी और भी जो समस्याएं होंगी, जो समझने में दिक्कतें होंगी, हमें बताइएगा, हम दोबारा वीडियो लेके आएंगे और